वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीआरएनए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीआरएनए क्या होते हैं, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है और क्यों हमारे लिए टीआरएनए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब के बारे में हमने पूरा भी डिटेल में इसमें देखने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है टीआरएनए। तो टीआरएनए का जो है को और क्या क्या नामों से इसको जाना जाता है, तो ये होते हैं हमारे पास इसको ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। उस तरह से आपका एडाप्टर आरएनए या इसको बोलते हैं एआरएनए, या इसको जो है आपका सिग्मा आरएनए या आपके सोल्यूबल आरएनए के नाम से या एस आरएनए के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब ये आपका एडाप्टर आरएनए और ये सोल्यूबल आरएनए क्यों कहते हैं, ये भी हमारा थ्योरी में भी है, तो उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है इतने सारे इसके नाम थे, तो इतने सारे नाम होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता था। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जी एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था आपका होंगलैंड। सन 1957 में इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए दिया। मतलब कौन दिया? आपके होंगलैंड ने ही सन 1957 में इसको जो है आपका टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए को जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम के आधार सर्वाधिक उपयुक्त नाम के रूप में इसको जो है शो किया, उन्होंने इसको दिया या उसने प्रस्ताव रखा। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें टोटल आरएनए जो हमारे पास होते हैं, हमारे बॉडी में जो टोटल आरएनए होते हैं, तो टोटल आरएनए का लगभग जो है 10 से 15% जो है वो किसका रहता है? टीआरएनए के इसमें जो है वो रहता है। उसके बाद आता है इसका अब मोलिकुलर वेट देखते हैं। तो मोलिकुलर वेट जो है होता है इसका अब 25,000 से 40,000 डाल्टन के बीच जो है वो रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या चीज़ को, टोटल आरएनए का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो ये होता है आपका 10 से 15%। और उसी तरह से इसका वेट कितना होता है, तो आपका 25,000 से 40,000 डाल्टन के बीच जो है वो मध्य ये जो है वो रहता है। ठीक है, अब आते इसमें सोल्यूबल आरएनए, इसको क्यों कहा जाता है कि जो है आपका 1 मोलर NaCl जो सॉल्यूशन होता है इसमें घुल जाता है। ठीक है, 1 मोल जो NaCl का जो सॉल्यूशन रहता है उसमें घुल जाता है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए यानी कि एस आरएनए के नाम से इसको जो है जाना जाता है। फिर आते इसमें एडाप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ये जो है अमीनो एसिड को जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है वो साइड लाता है, मतलब साइड पर जो है लाने का काम जो है वो करता है। कि अमीनो एसिड जो है इसी के साइड पर आएगा और इसी से वो जुड़ेगा, तब आप में क्या होगा? प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि होगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें होता है आपका, इसको बोलते हैं एडाप्टर साइट के नाम से इसको जानते हैं। अडॉप्ट करने वाला होता है, अमीनो एसिड को अडॉप्ट करके रखने वाला होता है। ठीक, और ये जो होता है आपका 75 से 95 निक्लोटाइड्स का एक चैन होता है, यानी कि निक्लोटाइड से मिलकर ये जो है वो बना हुआ रहता है। कितना बना रहता है आपका? 75 से 95 निक्लोटाइड से मिलकर ये जो है वो बना हुआ होते हैं। ठीक, अब क्या बोलता है? टीआरएनए जो है आपको 20 टाइप के होते हैं। टीआरएनए मतलब 20 टाइप के, यानी क्या होगा? अमीनो एसिड जो है हमारे पास कितना होते हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। जब 20 अमीनो एसिड जब एक साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ से आपका प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? इसमें प्रोटीन का इसमें निर्माण होता है। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए जो है अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए वहां पर जो टीआरएनए जो है कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के हमारे पास टीआरएनए भी पाया जाता है। जो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं उसको ले जाने के लिए, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का काम ही होता है अमीनो एसिड को ले जाने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो इसी कारण से जो है इसमें 20 टाइप के हमारे पास टीआरएनए पाया जाता है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? टीआरएनए जो होता है सिंगल स्टैंड होता है। जितने भी हमारे पास आरएनए होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड रहेंगे। डीएनए ही हमारा कैसा रहता है? डबल स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होने के कारण जो टीआरएनए होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होता है, और फोल्डिंग होने के कारण जो है वो डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, लेकिन वो होता कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड ही रहता है। अब वो कैसा रहता है उसको मैं अभी डायग्राम आएगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से रहता है, लेकिन हमेशा कैसा रहेगा? वो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा। लेकिन दिखाई कैसा देगा? टीआरएनए आपको जो है वो डबल स्टैंडर्ड के रूप में दिखाई देता है। ठीक, अब उसके बाद बोलते हैं टीआरएनए के अंदर जो है अनयूजुअल एवं जो है मॉडिफाइड बेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, अनयूजुअल जिसका कोई यूज नहीं होता है, और मॉडिफाइड बेसेस के रूप में क्षार के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ जो इसमें रहेगा, कुछ जो हमारे पास रहते हैं उसमें से आपके जो टीआरएनए होते हैं उसके अंदर अनयूजुअल एवं जो है मॉडिफाइड बेसेस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या वो मॉडिफाइड रूप होता है या अनयूजुअल बेसिस होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारे पास अनयूजुअल जो बेस होता है उसको बोलते हैं सीडो यूरेसिल के नाम से इसको जाना जाता है। क्या
क्या नाम है इसका, सीडो यूरिसिल इसका नाम होता है। इसका सिंबल होता है आपका साई होता है, त्रिशूल के समान होता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है, C9H12N2O6 इसका केमिकल फार्मूला है। उस तरह से आपके दूसरा जो अनयूजुअल बेसिस होते हैं उसको बोलते हैं इनोसिन। दूसरा है इनोसिन। तो इनोसिन को आई से शो किया जाता है और इसका फार्मूला होता है C10H12N4O5 इसका जो है वो फार्मूला होता है। उस तरह से डिहाइड्रोयूरिडिन होता है तीसरा हमारे में अनयूजुअल बेस। इसका सिंबल होता है डी बोलते हैं या इसको बोलते हैं DHU के नाम से जानते हैं। DHU मतलब इसमें आर्म्स में जो है वो पाया जाता है, तो उसके आर्म्स को भी बोल सकते हैं DHU, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं डी या तो DHU के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C9H14N2O6 इसका जो है वो फार्मूला होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोलता है, टीआरएनए को समझाने के लिए सबसे अच्छा मॉडल। ठीक है, जो हमारे पास आरएनए है तो टीआरएनए का जो उसको समझाने के लिए सबसे अच्छा जो मॉडल माना जाता है उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। टीआरएनए को समझाने के लिए सबसे बेस्ट सबसे उपयुक्त मॉडल कौन सा है, तो वो है आपके क्लोवर लीफ मॉडल, जिसको दिया था आपके सन रॉबर्ट हॉली ने, जो इसको जो है दिया था सन 1965 में इसको दिया था। रॉबर्ट हॉली ने सन 1965 में इसको दिया था। ठीक है, तो इसको जो है आपके रॉबर्ट हॉली ने सन 1965 में इसको जो है वो दिया था, प्रपोज किया था। कौन सा आपका क्लोवर लीफ मॉडल को उसने दिया था। अब देखते हैं उसके बाद इसका डायग्राम। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इसका क्या है, टीआरएनए का डायग्राम है। ठीक है, टीआरएनए जो है आपका टी के शेप्ड में थोड़ा सा रहता है, तो ये टीआरएनए का हमारे पास क्या है, डायग्राम है। अब इसमें हमने अब बात किया था कि ये सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन आपको दिख रहा है कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड ही है। अब बोलोगे कैसे, तो ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा 5 प्राइम एंड और ये हमारा क्या है 3 प्राइम एंड। ये जो है कैसा हुआ है, यहाँ से आपका ऐसे घूम कर जो है वो कैसा हुआ है, फोल्डिंग के रूप में फोल्ड होने के कारण जो हमको जो है वो डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, लेकिन इसमें कैसा है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, डबल होता तो क्या होता, ये एक तरफ रहता क्या हमारे 5 प्राइम एंड, तो इधर कैसा होता 3 प्राइम एंड, इधर कैसा है 3, तो इधर होता 5 प्राइम एंड होता, ऐसा होता। ठीक है, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो इसमें जो है आपके पास जो है 5 आर्म से मिलकर ये जो है वो बना हुआ रहता है। 5 आर्म्स इसमें होता है, लेकिन एक आर्म जो है हमारे में वेस्टिजियल होता है, यानी कि उसका कोई अनयूज रहता है, वो यूज नहीं होता, इसलिए इसका जो है अधिकतर 4 आर्म्स के रूप में इसको जाना जाता है। ये हमारा पहला आर्म, और उसके बाद हो गया दूसरा, फिर होगा इसमें तीसरा, और ये होगा इसमें चौथा। तो 4 आर्म से मिलकर ये जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं इसका पहला आर्म को। तो टीआरएनए का जो पहला आर्म्स होता है उस पर जो है आपके पास जो है क्या पाए जाते हैं, 2 इसमें जो है प्राइम होता है। मतलब जो आरएनए हमारा कैसा होता है, 2 प्राइम होता है, 2 ये होते हैं इसमें। तो एक होता है हमारे में 5 प्राइम एंड और दूसरा होता है 3 प्राइम एंड, यानी कि ये 5 टू कहाँ की ओर रहता है, 3 की ओर रहता है। आरएनए हमेशा 5 टू 3 की ओर जी रहते हैं। ठीक है, अब उस पर क्या होता है, जो 5 प्राइम एंड रहता है इसका, इसके ऊपर की ओर जो है हमेशा क्या पाया जाते हैं, जी पाया जाता है। ऊपर की ओर हमेशा क्या पाएंगे, गुआनिन इसमें जो है वो पाया जाता है, जी हमेशा इसमें रहता है। ध्यान रहे आपका टीआरएनए चाहे जितना भी लंबा हो कुछ भी हो, लेकिन सबसे ऊपर में 5 प्राइम एंड के सबसे ऊपर में आपके पाए जाएंगे जी ही पाया जाएगा, गुआनिन इसमें जो है वो पाया जाता है। अब उसी तरह से जो 3 प्राइम एंड रहता है उसके सबसे ऊपर में क्या पाया जाते हैं, आपका ACC इसमें जो है वो पाया जाता है। ACC आपके पास जो है इसमें पाया जाता है। ध्यान रहे आपको क्या पाया जाएगा, ACC इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और जी जो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, हमेशा C के साथ जुड़ते हैं। इसको हम तो इसको जानते ही हैं। तो 5 प्राइम एंड के हमेशा ऊपर में पाया जाएगा क्या, आपके जी, और जी हमेशा जो है 3 प्राइम के जो है आपका क्या पाए जाएंगे, इसमें जो है वो किसके साथ, C के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। उसी तरह से इसके ऊपर में पाए जाएंगे ACC जो है पाया जाता है, 3 प्राइम के ऊपर में ACC जो है पाए जाते हैं। और उसके बाद इसी A के ऊपर में, इसी A के एडेनिन के ऊपर में जो है वो फ्री OH इसमें रहता है। फ्री OH यानी कि फ्री फंक्शनल ग्रुप इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्म्स होता है इसको बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही जो बाइंड होता है, यही जो साइड होते हैं, यही जो आर्म होता है वो राइबोसोम के जो बड़े उप इकाई होते हैं उसके साथ जो जुड़ा हुआ इसमें रहता है। अब उसके बाद आता है इसमें ये जो है इसके ऊपरी छोर पर हमको क्या दिख रहा है, लूप दिख रहा है, मतलब एक घेरा दिख रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इधर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये आपका सकरा है, लेकिन यहाँ पर जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन है,
तभी इसमें क्या बना है, लूप बना है। तो ये लूप क्यों बना है, तो ये लूप बनने के लिए जो है हमारे पास एक रहता है आपका साइन, या इसको बोलते हैं हमारे में सीडो यूरेसिल। तो सीडो यूरेसिल के होने के कारण जो है यहाँ पर लूप के लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसमें जो है वो होता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर के इसमें जो है फॉर्मेशन होता है। और यही जाकर क्या करेगा, आपके राइबोसोम के बड़े उपइकाई से जुड़ने वाला ये जो आर्म्स होता है। ठीक है, ये सरस हुआ, ये हुआ हमारे दूसरा आर्म। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इधर और एक आर्म रहता है छोटा सा, तो इसको बोलते हैं हमारे में वेरिएबल आर्म्स के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे में वेस्टेजियल यानी कि बहुत ही इसका यूज़ नहीं होता, इसका काम कोई नहीं होते हैं, लेकिन ये पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो हमारे पास मेन आर्म्स हमारे 4 ही रहेंगे, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा। अब देखते हैं उसके बाद तीसरा आर्म। तो तीसरा जो रहता है उसको बोलते हैं एंटी कोडान आर्म, एंटी कोडान आर्म्स के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं एंटी कोडान, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे टीआरएनए के नीचे पर हमारे पास पाए जाते हैं एमआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं, कोड पाया जाता है, एमआरएनए पर कोड होते हैं, और कोड के विपरीत पाया जाता है एंटी कोड पाया जाता है, यानी कि एंटी कोडान, यानी कि लड़का का लड़की, ऐसा इस टाइप से। अगर यहाँ पर कोई लड़का है इधर क्या रहेंगे, लड़की रहेगा, तो इस तरह से इसमें क्या पाए जाते हैं, एंटी कोडान पाए जाते हैं। यानी कि ये जो तीसरा जो आर्म होता है इसको बोलते हैं एंटी कोडान आर्म्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए पर जो कोड रहेंगे, इस कोड के विपरीत इसमें जो है वो एंटी कोडान इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, एंटी कोडान आर्म एमआरएनए पर कोडान को पहचानता है। ठीक है, इसी आर्म पर यहाँ पर क्या करेगा, एमआरएनए में कौन सा कोड है, कौन सा 3 बेसेस है इसमें। हम लोग जानते हैं कि कोड क्या होता है, कोड एक प्रकार का यानी कि 3 बेसेस से मिलकर बना हुआ एक भाषा होता है, जिस पर किसी स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड को कोड वो करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, 3 यानी कि 3 कोड से मिलकर एक लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज का इसमें फॉर्मेशन होता है। इसको जो है पहचान कर इसमें क्या है आपका एंटी कोडान इसमें पाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आपका AUG यहाँ पर है, तो AUG हमारे मेथियोनिन है, तो इसके विपरीत इसमें कौन सा पाया है, A के उल्टा क्या होता है, U होता है। ठीक है, A के उल्टा U, क्योंकि यहाँ पर T नहीं, थायमिन नहीं होता, तो इस तरह से U के उल्टा क्या होगा, A होगा, और G के उल्टा क्या होगा, C होंगे। तो यहाँ पर कोड है और इसके विपरीत यहाँ पर एंटी कोडान यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से इसको बोलते हैं हमारे में एंटी कोडान साइट के नाम से जानते हैं। अच्छा, और इसमें भी हमारे पास क्या है, लूप का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी कैसा होंगे, लूप का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होते हैं, ये जो 3 हमारे पास जो एंटी कोडान दिख रहा है, यहाँ पर एक क्या रहता है, एक इनोसिन रहता है, एक इनोसिन मतलब एक आई इसमें जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर भी लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ऐसा लूप इसमें जो है बना हुआ हमारे पास रहता है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट नंबर आता है इसमें चौथा आर्म। तो चौथा आर्म को इसमें बोलते हैं, इसको बोला जाता है हमारे में, इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड सिंथेसिस आर्म के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको, अमाइनो एसिड सिंथेसिस आर्म के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म होता है ना, और इसमें भी पाया जाता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके अंतिम छोर पर जो है एक लूप होता है। उसके बाद आता है डी लूप आते हैं, यानी कि जो चौथा आर्म होता है, तो चौथा आर्म का नाम होता है हमारे पास अमाइनो एसिड सिंथेसिस आर्म के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस आर्म, तो इसमें क्या करेगा, अमाइनो एसिड का जो है इसमें रिकॉग्नाइज करती है, उसे एक्टिव करता है, मतलब अमाइनो एसिड का इसमें सिंथेसाइज किया जाता है, इसको सिंथेसाइज इसको जो है करते हैं, यानी कि इसका निर्माण जो इसमें किया जाता है। या जो अमाइनो एसिड है वो इनएक्टिव रहता है, उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, तो यही जो है हमारे पास पाया जाता है अमाइनो एसिड सिंथेसिस आर्म जो है इसको करता है। और इसी पर जो है वो कैसा होता है, इसमें बाइंडिंग साइड इसको देता है, अमाइनो एसिड को जो है एक्टिव होने के लिए इसको क्या देता है, इसको बाइंडिंग साइड इसको जो है वो देता है, ताकि वो कैसा हो सके, एक्टिव हो सके। और वही जब तक यहाँ से वो एक्टिव नहीं होगा, आपके ये जो हमारे पास फर्स्ट आर्म होता है, इसके ऊपर में पाया जाता है फ्री फंक्शनल जो ग्रुप होता है OH फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर वो अटैच नहीं होंगे जब तक ये हमारा एक्टिव नहीं करेगा। डी लूप जो होता है, यानी कि ये डी आर्म जो होता है, चौथा आर्म जो होता है, ये जब तक एक्टिव नहीं करेगा किसको, अमाइनो एसिड को, तब तक इसमें आकर वो अटैच नहीं होते हैं, नहीं जुड़ता है। जब तक ये हमारे पास डी आर्म्स या अमाइनो एसिड सिंथेसिस आर्म नहीं रहेगा, तब तक कोई भी अभिक्रिया इसमें प्रारंभ जो है नहीं हो सकता, क्योंकि इसी आर्म पर कैसा होता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड को जो है एक्टिव किया जाता है, इसी पर अमाइनो एसिड को एक्टिव करते हैं। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा अमाइनो एसिड, तब तक जो है इसमें कोई भी अभिक्रिया इसमें जो है वो शुरू नहीं होगा, यानी कि जो 3 प्राइम एंड पर हमारे पास फ्री फंक्शनल ग्रुप जो है OH इसमें पाया था, उस पर वो अटैचमेंट नहीं होंगे, और यहाँ पर अटैचमेंट नहीं होगा तो आपके प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड जो है वो कोड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड को कोड इसमें किया जाता है, बैंड इसमें होता है।
होता है। अब इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं डी लूप के नाम से इसको जानते हैं। तो डी लूप के कहने का अर्थ है, और इसका एक और नाम होता है DHU के नाम से इसको जानते हैं। तो डी लूप कहने का अर्थ है डाइहाइड्रोयूरेडिन जो है इसमें पाया जाता है। तो जो हमारे पास तीन हमारे पास अनयूज एवं जो है मॉडिफाइड जो बेसिस था उसका यूज अभी कहाँ हुआ है, कहाँ पर पाए जाते हैं, वो अनयूज है ना, यूज नहीं होता है। अगर यूज होता तो यहाँ पर लूप का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ भी नहीं बनता और यहाँ भी नहीं बनता। लेकिन लूप कैसा हुआ, इसमें बना है। तो लूप क्यों बना है, तो वहाँ पर पाए जाते हैं अनयूजुअल एवं जो है मॉडिफाइड बेसिस इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से इसमें आपका लूप का फॉर्मेशन होता है। चारों आम में से जो 3 आम होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आम होते हैं, इसी में लूप का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट टाइम इसमें नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, तो होता है किस लिए है, क्योंकि इसमें अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया था हमारे पास, साइन यानी कि सीडो यूरेसिल इसमें था। उस तरह से यहाँ पर क्या है, इनोसिन है यानी कि एंटीकोडॉन पर यूनेसिन है, इनोसिन है। उस तरह से आपके पास जो ये लास्ट आम है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस आम जो रहता है, यहाँ पर पाया जाता है आपका डाइहाइड्रोयूरेडिन की जो है इसमें पाया जाता है, जिसके कारण से इसमें लूप का फॉर्मेशन होता है। और इसी लूप के कारण से इसमें जो है इसका लंबा और ये आगे जाकर लंबा ये नहीं होते हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं बन पाता है। तो इस तरह से हमारे में क्या बन गया, ये हुआ हमारे में आज का वीडियो हमारा क्लोवर लीफ मॉडल। इसमें से tRNA के स्ट्रक्चर को हमने समझने का कोशिश की। अगर आपको कहीं पे डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।